हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना भी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, सारा ऑब्जेक्टिव आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का। साथियों, हम लोग का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो 2027 में होने वाला है, ये उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आप लोग क्लास को बिल्कुल अंत तक देखना है। मैं बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे किस प्रकार फ्री आपको डाउनलोड करना है, ताकि आप लोग पीडीएफ से भी अपना रिवीजन कर सकें। तो एक बार फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न आज का ऑब्जेक्टिव क्या है। साथियों, पहला प्रश्न हम लोगों का है, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या होता है साथियों? ऑप्शन है रंग परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप का उत्पन्न होना या उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्या क्या होता है। कोई सा भी जब दो एलिमेंट हम लोग लेते हैं, दो गो चीज़ लेते हैं या दो पदार्थ लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि उसमें कुछ न कुछ रंग का परिवर्तन होता है, गैस कुछ निकलता है, कुछ तापमान उत्पन्न होता है। तो जो प्रक्रिया होती है साथियों, इसमें सभी प्रक्रिया आ जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या होता है? इसमें हम लोगों को सभी चीज़ देखने को मिलता है, रंग परिवर्तन भी देखने को मिलता है, गैस का निकलना भी देखने को मिलता है और ताप का उत्पन्न होना भी देखने को मिलता है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आप लोग कमेंट में भी इसका जवाब दे सकते हैं, ताकि आप लोग चैप्टर नंबर 1 अगर पढ़े हैं तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन होता जाए, जिससे आप लोग बिहार बोर्ड में 2027 में एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए साथियों, हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? देखिए यहाँ पे अगला कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है। साथियों, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो कौन सा पदार्थ निकलता है या फिर बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम नाइट्रेट। बताइए साथियों कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या निकलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। जितना भी चैप्टर नंबर 1 में दिया है केमिस्ट्री में, सारा का ऑब्जेक्टिव आज की इस क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम किस पर आधारित है। साथियों, रासायनिक समीकरण का जो नियम होता है, आप लोग संतुलित करते हैं ना, दो गो एलिमेंट दे दिया जाता है और दोनों एलिमेंट को क्या किया जाता है? बराबर किया जाता है। उसी को हम लोग संतुलित करना बोलते हैं। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये किस नियम पर आधारित है? द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऊर्जा का संरक्षण नियम या न्यूटन का नियम या आवर्त का नियम। तो देखिए साथियों, रासायनिक समीकरण जो संतुलित करने का नियम होता है, ये नियम को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। समझ गए आप लोग? अब चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं 4 नंबर क्या कहता है। देखिए 4 नंबर में है Fe+CuSO4 जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? FeSO4 प्लस Cu यानी कॉपर को रिलीज करता है। तो कहता है कि इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कौन से अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए साथियों, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग का दिया हुआ है Fe का मतलब क्या होता है? Fe का मतलब है लोहा। लोहा जब रिएक्शन करता है
कॉपर से तो क्या निकलता है, क्या करता है, कॉपर को रिलीज करता है। तो ये अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए साथियों, जब क्या होता है कि केमिकल को हम लोग दोनों इक्वल में लाते हैं तो इस प्रकार का जब रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर और FeSO4 का विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर और FeSO4 का यहाँ विस्थापन किया जा रहा है। समझ गए। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 नंबर देखते हैं क्या है। 4 नंबर में साथियों की जिस अभिक्रिया में ऊर्जा यानी कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 में ये प्रश्न आया था। 2024 में ये प्रश्न आया था कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या प्रकाश अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए साथियों, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा निकलती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊष्मा शोषी होगा या ऊष्मा क्षेपी होगा, लेकिन जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का निकलना ऊष्मा क्षेपी कहलाता है। समझ गए। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 6 है, एक समीकरण दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे CaO है प्लस ये जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CaHOH2 बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन और हाइड्रोजन को क्या करता है, ये संयोजन से कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया में लाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं एक अभिक्रिया पर ही वीडियो ले आऊँगा। जैसे कि हो गया संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी क्या होता है, ऊष्मा शोषी क्या होता है, उदासीकरण क्या होता है। इन सारे पे मैं एक क्लास बना करके ले आऊँगा, बस आपको कमेंट करना है। चलिए प्रश्न संख्या 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर क्या है, कहता है प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अपघटन की अभिक्रिया कहलाती है। जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है वो अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया की श्रेणी में रखते हैं, विद्युत अपघटन में, ऊष्मीय अपघटन में, प्रकाशीय अपघटन में या रासायनिक अपघटन में। तो देखिए साथियों, जो प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है अपघटन में तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है साथियों, देखिए एक अभिक्रिया है, बताना है कि ये किसके कारण होता है। अभिक्रिया है AgCl प्लस ये रिएक्शन करता है तो Ag प्लस Cl2 बनाता है। तो इसमें कहता है कि किसके कारण से ये अभिक्रिया होता है, ऊष्मा के कारण, विद्युत के कारण, प्रकाश के कारण या जल के कारण। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है तो ये अभिक्रिया साथियों किससे, ये प्रकाश के कारण हो रही है। किसके, प्रकाश के कारण ये अभिक्रिया हो रही है। अभी आपको अभिक्रिया के बारे में थोड़ा कंफ्यूज होना ही होगा, क्योंकि देखिए अभिक्रिया का पता है आपको, एक क्लास है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तो आपको मैं एक क्लास पूरा अभिक्रिया के बारे में ही ले दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी, विस्थापन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो श्वसन जो है साथियों ये है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन कहलाता है। प्रश्न संख्या 10 नंबर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्या है, कमेंट कीजिए इसका आप लोग आंसर। 10 नंबर है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये भी हमारे 2022 में पूछा गया है। ये 2022 में पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, संरक्षण का, विस्थापन का, संयोजन का या उदासीनीकरण का। तो देखिए लोहे पर जंग लगना संरक्षण का उदाहरण है। किसका, संरक्षण का, यानी कि संक्षारण का उदाहरण है। किसका, संक्षारण का उदाहरण है। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्या कहता है, भोजन का खराब होना क्या कहलाता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है, BBI इसको लिखिएगा कि भोजन का खराब होना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, संक्षारण का या विकृत गंधिका का या अपघटन का या विस्थापन का। तो देखिए भोजन का खराब होना ये उदाहरण है विकृत गंधिका का। किसका, विकृत गंधिका की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का खराब होना उदाहरण है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा तो आपको टिक क्या लगाना है, विकृत गंधिका। विकृत गंधिका, भोजन का खराब होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिका। समझ गए आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। तो चलिए देखते हैं कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। CaO प्लस H2O जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है CaO2 दूसरा नंबर है Zn प्लस CuSO4, ये जब अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस कॉपर को। उसके बाद AgCl है, ये जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है Ag प्लस ये सिल्वर को निकालता है। उसके बाद FeSO4 है, जब ये रिएक्शन करता है तो Fe2 प्लस O3 प्लस SO2 प्लस SO3 रिलीज करता है। तो ये अभिक्रिया आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें हम लोग संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो एलिमेंट होता है, दोनों मिलके क्या किया जाता है कि एक एलिमेंट को विस्थापन किया जाता है। क्या किया जाता है, विस्थापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग जब तक रिएक्शन वाला वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको ये रिएक्शन में कंफ्यूज होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर आप लोग संतुलित करना असंतुलित करना सीख लीजिएगा, पहचानना सीख लीजिएगा कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, अभिक्रिया ये अभिक्रिया दिया हुआ है ये कौन सी अभिक्रिया है, जब तक ये नहीं सीखिएगा तब तक इसमें आपको कन्फ्यूजन तो होना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, कहाँ चल गया पेन, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के द्रव्यमान का योग क्या होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जब पदार्थों का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, वो साथियों क्या होता है कि वो समान होता है, यानी कि इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं, हिंदी में समान कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 नंबर देखते हैं। देखिए आ गया, फिर अभिक्रिया वाला ही आ गया, दिया हुआ है कि H2 प्लस O2 जब रिएक्शन करता है तो ये जल बनाता है। किस अभिक्रिया की, यानी कि ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। जल है, ऑक्सीजन दे दिया है और हाइड्रोजन दे दिया है जिससे जल बनता है, तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए ये जो अभिक्रिया है साथियों इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया की श्रेणी में रखते हैं। कौन सी अभिक्रिया की श्रेणी में, संयोजन अभिक्रिया की श्रेणी में रखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15 नंबर।
15 नंबर क्या है, देखिए कहता है 15 नंबर की ऊष्माशोषी अभिक्रिया में, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा अवशोषित होती है या प्रकाश निकलता है या गैस नहीं बनता है। तो देखिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा, तो यहाँ कहता है कि ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा को अवशोष करना यानी सोखना, क्या होता है ऊष्मा को सोखना। तो ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग ऊष्मा अवशोषित अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा अवशोषित अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 हो गया, 15 हो गया, 16 बाकी है। 16 नंबर क्या कहता है, कहता है जिंक से जब अभिक्रिया करता है H2SO4 तो ये बनाता है क्या, ZnSO4 प्लस H2 को ये रिलीज करता है। कहता है कि इसमें निकलने वाली गैस कौन सी है, इसमें क्या चीज़ निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है या फिर नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए साथियों, ये अभिक्रिया में अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो H2 को हम लोग क्या कहते हैं, H2 को हम लोग क्या कहते हैं, H2 को हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसमें जो है हम लोग का क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो कहता है क्या कि निकलने वाली गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है। समझ गए आप लोग। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 17 नंबर देखते हैं। कितना नंबर देखते हैं, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या है, कहता है अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है। अपघटन जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, दो पदार्थ मिलते हैं, एक पदार्थ टूटता है या रंग बदलता है या गैस नहीं बनता है। तो देखिए ये जो अपघटन की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, तो इसमें साथियों क्या होता है, क्या कि इसमें एक पदार्थ टूट जाता है। क्या होता है इसमें कि एक पदार्थ क्या होता है, एक पदार्थ टूट जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर नया पदार्थ बनता है। क्या होता है, फिर नया पदार्थ बनता है। तो अपघटन की प्रक्रिया जब होती है अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है, एक पदार्थ टूटता है और दूसरा पदार्थ में निर्माण होता है। समझ गए आप लोग। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या कहता है, देखिए 18 नंबर में कहता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हो जाता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको VVI कीजिएगा। कि देखिए क्या है, प्रश्न में है क्या कि कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग कैसा होता है, लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है या फिर पीला होता है। तो देखिए कॉपर सल्फेट में जब हम लोग उसके विलयन में लोहे की एक कील को जब हम लोग डालते हैं तो उसमें जो विलयन का रंग हो जाता है ये हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, विलयन का रंग हरा हो जाता है। कैसा होता है, हरा होता है। डायरेक्ट एग्जाम में आपका क्या होगा, ये छप जाएगा प्रश्न, जिससे आप आराम से 2027 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोग आराम से लिख सकते हैं। कितना, 2027 में जो एग्ज़ाम होने वाला है आराम से डायरेक्ट बोलिएगा, क्या, हरा बोलिएगा। आगे है एक रिएक्शन दिया हुआ है साथियों, कहता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। वही बात हो गई कि ये रिएक्शन दिया हुआ है, बताना है आपको कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए ये जो अभिक्रिया वाला है इसको रहने दीजिए, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं एक अभिक्रिया पे एक वीडियो ले आऊँगा, जिसके कारण आपका जितना भी अभिक्रिया का जो डाउट होगा सारा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको कमेंट करना है कि हाँ वीडियो हमको चाहिए, या कमेंट कीजिए कि हाँ अभिक्रिया का एक वीडियो बनना चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक अभिक्रिया का स्पेशल वीडियो बना दूँगा। अभी आप लोग जानकारी के लिए जान जाइए कि ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है ये अपघटन अभिक्रिया है। क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं प्रश्न। 20 नंबर क्या कहता है कि सफ़ेद चांदी क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस रंग का हो जाता है। चांदी है ना साथियों, चांदी जो है सफ़ेद चांदी वो क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, काला हो जाता है, नीला या हरा। तो देखिए सफ़ेद चांदी जो है क्लोराइड, ये सूर्य का जब प्रकाश इसमें पड़ता है
तो ये कैसा हो जाता है? तो साथियों ये हो जाता है लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल। लाल नहीं होता है? ओहो माफ कीजिएगा, लाल नहीं, ये काला हो जाता है। कैसा होता है? काला हो जाता है। आप लोग देखिएगा कि जब आप लोग चांदी का पायल पहनते होंगे, चांदी का जब आप लोग पायल पहनते होंगे तो पायल का रंग कैसा होता है? धीरे धीरे देखिएगा कि काला होने लगता है। कैसा होता है? काला होने लगता है। ये किसके कारण होता है? ये सूर्य के प्रकाश के कारण। क्या होता है कि सफ़ेद चांदी में क्लोराइट, जब सूर्य के प्रकाश जब उसमें पड़ता है तो चांदी का रंग कैसा हो जाता है? काला होने लगता है। कैसा होता है? चांदी का रंग बिल्कुल काला होने लगता है। समझ गए आप लोग? चलिए प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। वही बात आ गया, रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कहता है कि क्या होता है? अपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है, या संक्षारण होता है, या उदासीनीकरण होता है। तो देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, आप लोग ऐसे ही जान जाइए कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए ये जो रिएक्शन में क्या हो रहा है साथियों कि अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें CuSO का क्या हो रहा है? इसमें अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? CuO का अपचयन हो रहा है। समझ गए आप लोग? चलिए अब देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर कहता है कि ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम VVI लिख लीजिए। आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में भी आएगा। ये प्रश्न दे देगा कि ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में तो दे देगा 4 ऑप्शन के साथ, बोलता है कि फिर सब्जेक्टिव में किस प्रकार देगा। सब्जेक्टिव में आपको देगा कि ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, उदाहरण सहित वर्णन करें। तो आप लोग कैसे बनाइएगा? तो देखिए आपको लिखना है क्या, पहले हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं कि आखिर ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन का जुड़ना। देखिए हाँ सॉरी एक मिनट इसको रुकिए। हाँ पहला उदाहरण क्या है कि ऑक्सीजन का हटना, दूसरा है हाइड्रोजन का जुड़ना, तीसरा है ऑक्सीजन का जुड़ना, चौथा है इलेक्ट्रॉन प्राप्त होना। तो देखिए ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है साथियों ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ये हो गया 1 नंबर। और 2 नंबर में आएगा कि ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है। तो आपको लिखना है जब कोई पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाता है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए अब प्रश्न संख्या 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर क्या कहता है? 23 नंबर कहता है कि अपचयन का अर्थ है। अपचयन का मतलब क्या होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं कि अपचयन हो गया, उपचयन हो गया, उष्माशोषी हो गया, उष्माक्षेपी हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ये सब जो है ना वर्ड, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अपचयन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन खोना या उष्मा देना। तो देखिए अपचयन का अर्थ क्या होता है? तो अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का हटना। क्या होता है? अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का हटना। ये सब प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, आपका रिवीजन में भी काम आएगा। इसका मैं PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा ताकि आप लोग बिना क्लास यानी बिना वीडियो देखे हुए आप लोग PDF वहाँ देख सकते हैं। आंसर की भी दिया हुआ है जिससे आप लोग को रिवीजन करने में कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना होगी। निम्न में से कौन संक्षारण रोकने की विधि है? पेंट करना, गैल्वेनाइजेशन या तेल लगाना या उपयुक्त तो सभी। इसमें कहता है कौन सी विधि संक्षारण को रोकता है। संक्षारण का मतलब समझते हैं। कहता है कि जैसे कि एक उदाहरण के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप लोग कोई भी लोहे की चादर ले आइए या रड ले आइए या फिर दरवाज़ा ले आइए, तो घर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? उसमें सबसे पहले हम लोग उसमें प्राइमर मार के पेंट चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं पेंट? इसका कोई कारण तो होगा। पेंट हम लोग इसलिए चढ़ाते हैं ताकि वो लोहे जो है ऑक्सीजन की संपर्क में ना आए, उसमें जंग ना लगे, जंग की परत ना लगे, जिससे लोहा क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। जंग की परत अगर लोहे में लग जाती है तो लोहे की जो परत होती है वो धीरे धीरे सड़ने लगती है, जिसके कारण उसकी आयु क्या होती है? घट जाती है। तो यही कहता है कि संरक्षण रोकने की विधि क्या है? पेंट लगाना,
गैल्वनाइजेंस लगाना या तेल लगाना या उपयुक्त सभी। तो देखिए क्या होता है कि लोहे में हम लोग क्या लगाते हैं, पेंट भी लगाते हैं, गैल्वनाइजेंस भी लगाते हैं, तेल भी लगा देते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि तेल की परत क्या होती है, तेल की परत लोहे की परत से क्या होती है, चिपक जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का संपर्क क्या होता है, टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर क्या है। क्या कहता है 25 नंबर, कहता है कि लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कीजिए इसको, कि लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है केवल जल, केवल ऑक्सीजन, जल और ऑक्सीजन दोनों, या केवल सूर्य का प्रकाश। तो लोहे में आखिर जंग क्यों लगता है, कोई तो कारण होगा क्यों लगता है। तो देखिए लोहे में जंग लगने का दो मुख्य कारण है। पहला क्या होता है कि हम लोग पानी क्या करते हैं, लोहे में पानी का छिड़काव कर देते हैं, पानी का बूंद उस पर लग जाता है, जिसके पानी के संपर्क में आकर क्या होता है कि उसमें किसी भी लोहे की चीज़ में जंग लग जाती है। दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीजन का संपर्क में आने के बाद, क्योंकि ऑक्सीजन में भी तो पानी है, ऑक्सीजन में भी पानी की मात्रा होती है, तो जल और ऑक्सीजन की मात्रा जब दोनों के संपर्क में आती है तब लोहे में जंग लग जाती है। क्या होती है, दोनों में लोहे में जंग लग जाती है, किसके कारण, जल और ऑक्सीजन के कारण। फिर एक अभिक्रिया दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन है, अपघटन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया है। तो मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। मैं अगला क्लास ले आऊँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं ये क्लास ज़रूर लाऊँगा कि आखिर ऑक्सीजन पे यानी कि अभिक्रिया पे मैं क्लास एक ले आऊँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तब, ठीक है। आगे का है प्रश्न, सफ़ेद अपक्षय बनने वाली अभिक्रिया कहलाती है। सफ़ेद जो अपक्षय बनती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सफ़ेद अपक्षय, अपक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या संक्षारण अभिक्रिया। तो जो सफ़ेद अपक्षय होती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए वो जो अभिक्रिया कहलाती है उसे हम लोग अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अभी से आप लोग रिवीजन कीजिएगा तब ना डिवीजन मिलेगा, रिवीजन में ही क्या है, डिवीजन है। आगे का प्रश्न देखते हैं, कहता है रासायनिक समीकरण में अभिकारक किस और लिखे जाते हैं। अब आया इंपॉर्टेंट, देखिए वीवीआई इसको पहले करना है, उसके बाद आंसर देखना है इसका कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक किस और लिखे जाते हैं। एक तरफ क्या लिखा जाता है, एक तरफ लिखा जाता है अभिकारक, क्या लिखा जाता है, अभिकारक। दूसरा तरफ लिखा जाता है प्रतिफल, क्या लिखा जाता है, प्रतिफल लिखा जाता है। एक तरफ अभिकारक लिखा जाता है और दूसरी तरफ प्रतिफल लिखा जाता है। तो इसमें कहता है कि अभिकारक किस और लिखा जाता है, दाईं और, बाईं और, ऊपर या नीचे। तो देखिए ऊपर और नीचे तो ये होगा नहीं, लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं किसमें, दाएं और बाएं में कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो अभिकारक किस और लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग अभिकारक लिखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रतिफल लिखते हैं। तो अभिकारक किधर लिखते, पहले बायां लिखते हैं, बायां और हम लोग अभिकारक लिखते हैं, उसके बाद दायां और हम लोग क्या लिखते हैं, प्रतिफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रतिफल। ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। क्या हो गया, ये हो गया दायां, ये हो गया बायां। दायां और हम लोग लिखते हैं अभिकारक और बायां और हम लोग प्रतिफल लिखते हैं। एक प्रश्न था जिसको हम लोगों ने दो बना दिया। अब आपसे एग्जाम में कोई पूछेगा कि अभिकारक किधर लिखते हैं और प्रतिफल किधर लिखते हैं, तो बता दीजिएगा ना, दोनों में से कोई सा भी आएगा, बस आपको दायां बायां में कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट आपको बताना है कि प्रतिफल जो होता है ये बायां और होता है और दायां और क्या होता है, अभिकारक होता है। आगे का प्रश्न देखते हैं, उत्पाद किस और लिखे जाते हैं।
बाएं और, ऊपर, दाएं और या नीचे। तो देखिए उत्पाद का मतलब पहले जानते हैं आखिर क्या होता है। उत्पाद का मतलब आखिर हम लोग जानते हैं। तो उत्पाद साथियों अभिकारक को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक को ही हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो उत्पाद किधर लिखा जाता है? अभिकारक किधर लिखा जाता है? दायां और। सिंपल है। अभिकारक का दो नाम क्या क्या? एक अभिकारक तो होता ही है और दूसरा उत्पाद। प्रतिफल को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रतिफल को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं हम लोग, सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट और हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। समझ गए? अब देखिए वही चीज़ आ गया, रिएक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि ऑक्सीजन का इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, या विस्थापन हो रहा है, या संक्षारण हो रहा है। तो देखिए मैं ऑप्शन बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसका मैं वीडियो आपको लाऊंगा, वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा, लेकिन आपको इसके लिए छोटा सा काम करना है, बस कमेंट करना है। दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये एग्ज़ाम में अगर नहीं आया तो समझिए कुछ नहीं आया। दूध से दही बनने की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग घर में दही जमाते होंगे, तो दही कैसे जम जाता है? कोई तो दिमाग लगाया होंगे। क्या करते हैं? मार्केट से जाते हैं, थोड़ा दही लाते हैं, जिसको जोरन के रूप में दही क्या करते हैं? दूध में डाल देते हैं, दही जम गया। क्या आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आखिर जोरन कौन बनाया होगा? जोरन कौन बनाया होगा बताइएगा तो? कोई तो बनाया होगा, एक आदमी दही जमाया होगा। हम लोग बचपन में क्या कर सोचते थे कि एक आदमी दही जमाया होगा, वही आदमी अभी तक दही जमाइए रहा है, फिर वो दही जमाया, फिर वो दम जमाया, यानी दही जमाते गया, सबका घर में पहुंचते गया। आज जो हम लोग दही खा रहे हैं उसी का नतीजा है। ऐसे हम लोग सोचते थे। तो आप लोग क्या सोचते हैं? लेकिन वैसा होता नहीं। इसमें क्या होता है कि दूध से दही बनने की एक प्रक्रिया होती है, इसमें रिएक्शन होता है। क्या होता है? रिएक्शन होता है, जिसके कारण हम लोग बिना जोरन का भी क्या कर सकते हैं? बिना जोरन का ही, जोरन जिसको कहने का मतलब होता है कि दही से ही दही बनता है ना, बिना हम लोग दही से ही दही बनता है, तो बिना दही का हम लोग दही बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर दूध से दही जो बनती है ये अभिक्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अभिक्रिया यानी ये जो परिवर्तन होती है दूध से दही बनाने की प्रक्रिया, इसमें होता है क्या कि रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि दूध से हम लोग दही बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? दूध से हम लोग दही बना लेते हैं रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, कागज का जलना, या नमक का घुलना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है क्या कि जो पदार्थ एक बार उस अभिक्रिया में भाग लिया तो पुनः वो चीज़ अगर नहीं बन पाया, जैसे आटा से हम लोग क्या करते हैं? आटा से हम लोग रोटी बनाते हैं। क्या रोटी से हम लोग आटा बना सकते हैं? यानी कि वह प्रक्रिया जो कि उसमें बदलाव नहीं किया जा सके, यानी परिवर्तन हम लोग उसमें नहीं ला सकते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग कागज़ को जला लेंगे तो क्या फिर हम लोग कागज़ बना सकते हैं? नहीं। अगर हम लोग दूध से दही बना लेंगे तो क्या वो फिर से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। आटा से रोटी बना लेंगे, क्या वो फिर आटा बनेगा? नहीं बनेगा। अब देखिए ये जो अभिक्रिया होती है दो प्रकार की होती है। पहला तो रासायनिक अभिक्रिया होता है, दूसरा होता है भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो पदार्थ पहले अवस्था में रहेगा उसको हम लोग दूसरे अवस्था में भी ला सकते हैं और प्रथम अवस्था में भी ला सकते हैं। जैसे कि बर्फ का पिघलना। पहले हम लोग पानी लेते हैं, पानी से क्या करते हैं? बर्फ बनाते हैं।
तो क्या फिर हम लोग बर्फ से पानी बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। नमक का घुलना, एक गिलास में नमक आप लोग घोल दीजिए, तो क्या हम लोग फिर से उसको नमक प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कौन सी विधि से? हम लोग उसमें साथियों क्या कर सकते हैं कि उसको वाष्पीकरण की विधि के द्वारा उससे हम लोग नमक प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया आप लोग समझ गए। तो देखिए इसमें कहता है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, या कागज का जलना, या नमक का घुलना। तो बर्फ का पिघलना भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है, पानी का उबलना ये भी भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है, लेकिन कागज का जलना ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका? कागज का जलना ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है, जिससे कागज जल रहा है। क्या इसको हम लोग फिर से पुनः कागज बना सकते हैं? जी नहीं बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 33 नंबर है, जली हुई मैग्नीशियम रिबन की राख का रंग होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि रिबन जो होती है वो मैग्नीशियम रिबन राख जो उसका रंग कैसा होता है? काला होता है, सफ़ेद होता है, लाल होता है, या नीला होता है? तो मैग्नीशियम जो होती है वो जल जाती है, तो जलने के बाद उसका राख का रंग आपको बताना है। तो आखिर उसका राख का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद, वाइट होता है। समझ गए आप लोग? अब देखते हैं प्रश्न संख्या 34 नंबर। 34 नंबर कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलने का संकेत किससे मिलता है? बुलबुले बनने से, रंग बदलने से, गंध आने से, या ताप घटने से? तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जब गैस निकलता है, कोई भी चीज़, जैसे कि मान के रखिए एक बाल्टी है, ठीक है, उससे गैस निकलता है रासायनिक अभिक्रिया जब करते हैं, ठीक है, तो ये जो संकेत होता है गैस का संकेत, ये कैसा होता है? तो देखिए गैस का जो संकेत होता है वो बुलबुले बनता है। क्या होता है? बुलबुला समझते हैं ना? पानी में आप लोग देखे होंगे कि जलपरी जब, जैसे कि गोताखोर जब पानी में जाता है तो उसके मुंह से क्या होता है? बुलबुला निकलता है। ठीक उसी प्रकार जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैस जब निकलता है तो उसका संकेत बुलबुले के जैसा होता है। कैसा होता है? बुलबुले के जैसा होता है। चलिए 35 नंबर देते हैं मात्र। अब हम लोग का 50 है प्रश्न। कितना प्रश्न है? 50। अब हम लोग मात्र 15 प्रश्न और करना है हम लोगों को। मात्र 15 प्रश्न हम लोगों को और करना है। रासायनिक अभिक्रिया में तापमान बढ़ना किसका संकेत है? रासायनिक अभिक्रिया में तापमान का बढ़ना किसका संकेत है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, केवल अपघटन, या केवल विस्थापन? तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में तापमान का जो बढ़ना होता है ये रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। एक अभिक्रिया दिया हुआ यहाँ पे कहता है FeSO4 को गर्म करने पर बनने वाली गैस क्या होती है? SO2, SO3, या दोनों, या कोई नहीं? तो देखिए FeSO4 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो इसमें कौन सी गैस बनती है? तो देखिए इसमें जो गैस बनती है वो बनती है SO3। क्या बनती है? SO3 गैस बनती है। चलिए 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर क्या कहता है? कहता है कि जो अभिक्रिया प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो अभिक्रिया प्रकाश को उत्पन्न करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन, दहन, जंग लगना, या विकृत गंधिका? तो देखिए जो अभिक्रिया प्रकाश को उत्पन्न करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा ये सब, क्योंकि एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछ देगा तो आप लोग आराम से 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। रोटी का खराब होना किसका उदाहरण है? संक्षारण का, विकृत गंधिका का, अपचयन का, या विस्थापन का? तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि भोजन का खराब होना क्या कहलाता है?
तो देखिए भोजन का खराब होना कहलाता है विकृत गंधिका। क्या कहलाता है? विकृत गंधिका। तो रोटी क्या है? रोटी भी भोजन है। तो रोटी का खराब होना भी विकृत गंधिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकृत गंधिका कहलाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं, आगे क्या है। आगे है, निम्न में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, बर्फ पिघलना या जल वाष्पीकरण। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण आपको बताना है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया का उदाहरण होता है श्वसन। क्या होता है? श्वसन होता है। चलिए अब देखते हैं 40 नंबर क्या कहता है। मात्र 10 प्रश्न ही बचे हैं, एकदम क्लास को बिल्कुल बारीकी से आपको देखना है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है ये अभिक्रिया है ऊष्माशोषी। कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी ये अभिक्रिया है। देखते हैं आगे का, देखते हैं क्या है। 41 नंबर क्या कहता है। देखिए 41 नंबर है, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का बनना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें नया जो पदार्थ बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जब नया पदार्थ बनता है तो उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्या है। 42 नंबर में दिया है AgCl का रंग कैसा होता है? सफेद, पीला, हरा या नीला। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि AgCl का मतलब क्या होता है। AgCl का मतलब क्या होता है? इसका रंग कैसा होता है बताइए। तो देखिए AgCl का जो रंग होता है ये सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। AgCl का मतलब क्या होता है? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या होता है? एल्युमिनियम क्लोराइड। आगे दिया है, एक रिएक्शन दिया है, बताना है कि ये अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है या द्विविस्थापन। तो मैं आपको पहले ही बोल दिया कि इस पे मैं एक क्लास लाऊंगा, तो जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये अपघटन अभिक्रिया है। क्या है? अपघटन अभिक्रिया है। 44 नंबर देख लेते हैं क्या है। कहता है विद्युत धारा द्वारा होने वाला अपघटन कहलाता है ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, विद्युत अपघटन या संयोजन अपघटन। तो देखिए विद्युत धारा द्वारा जो अपघटन होता है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। फिर एक अभिक्रिया दिया हुआ, आपको बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं साथियों कि चैप्टर 1 से कितने सारे प्रश्न सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया से ही आ रहे हैं। तो आपको अभिक्रिया के बारे में जानना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ अभिक्रिया के बारे में हमको जानना है, जिसके लिए मैं आपको एक क्लास ले आऊँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया के बारे में ही बताया जाएगा। अब चलिए इसका आंसर जानते हैं। ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है, जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता दूंगा ताकि आप लोग जीवन में कभी भी अभिक्रिया के बारे में ना भूलेंगे। आगे है, संक्षारण से सबसे अधिक प्रभावित धातु है। संक्षारण का मतलब क्या होता है? जो मैं आपको बताया था कि लोहे में जंग जो लगती है, ये संक्षारण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित, यानी सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित कौन सा धातु होगा? सोना में जंग लगता है? जी नहीं। चांदी में नहीं, प्लेटिनम में नहीं, लेकिन लोहा में जंग लगता है। तो अधिक प्रभावित क्या हो गया? लोहा हो गया। क्या हो गया? लोहा हो गया। आगे देख लेते हैं आगे क्या कहता है। आगे है साथियों कि लोहे का जंग से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ने पर
चढ़ने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, लोहे की जो चीज़ होती है उसमें अगर जंग से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मिश्र धातु बनना, गैल्वेनाइजेशन या संक्षारण या अपघटन। तो देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज अब आ गया है, देखिएगा। रासायनिक समीकरण में गैस को दर्शाता है किसके द्वारा? जब रासायनिक समीकरण होता है तो गैस का जो संकेत होता है कैसा होता है? इस प्रकार, या ये या फिर बराबर का। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में गैस का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? तो देखिए, गैस का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। कैसा होता है? ऊपर की तीर और होता है। क्या होता है? तीर जब ऊपर की ओर होगा तो हम लोग समझेंगे कि इसमें गैस का निष्कासन हो रहा है। क्या रहा है? यानी कि गैस का निकलना हो रहा है। ऊपर की ओर जब तीर रहेगा तो हम लोग जानेंगे कि गैस का निष्कासन यानी गैस निकल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है अपक्षेपण को किस प्रकार दर्शाते हैं? तो देखिए, अपक्षेपण के जो हम लोग दर्शाते हैं वो कैसे? अपक्षेपण को हम लोग इस प्रकार का, जब एरो होगा इस प्रकार का तीर, तब हम लोग अपक्षेपण को दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे? अपक्षेपण को दर्शाएंगे गैस के लिए ऊपर तीर और अपक्षेपण के लिए इस प्रकार। समझ गए? अब देखिए, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। कहता है, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ एक बार बन जाए तो उसे पुनः पहले की अवस्था में नहीं ला जा सकती है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें हम लोग एक पदार्थ अगर बन जाए तो उसे हम लोग पुनः पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कहता है यहाँ रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो कागज का जलना, ये कौन सी अभिक्रिया है? कागज का जलना, दूध का दही बनना, पानी का जमना या लोहे का जंग लगना। तो कहता है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दूध से दही बनना है, लोहे पर जंग लगना ये भी है, कागज का जलना ये भी है, लेकिन पानी का जमना ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। पानी का जमना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। पानी का जमना यानी पानी जब बर्फ बनेगा तो क्या इसे हम लोग पुनः पानी बना सकते हैं? जी, हम लोग बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी। तो साथियों, हम लोग का चैप्टर नंबर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव आज हम लोग का क्लियर हो गया। इसका पीडीएफ आपको प्रश्नावली के साथ, सारा चीज़ उत्तरमाला के साथ आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैं जो आपको अब बताया था कि अभिक्रिया के बारे में, ये अभिक्रिया का क्लास आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आ जाएगा। हम लोग अपने अगले क्लास में इसका दूसरा नंबर चैप्टर देखेंगे। दूसरा नंबर चैप्टर क्या है आप लोग कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।